सुनील ग्रोवर जो है वो तांडव के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन तांडव में उनका रोल चाहे जितना भी संजीदा हो, इफ यू पर्सनली आस्क सुनील, ही इज एनी टाइम रेडी टू बी गुत्थी अगेन। जी हाँ, उनका ये ट्रेडमार्क स्टाइल जो है वो आज तक देखने वालों के जहन से नहीं उतरा, तो भैया इनके जहन से कैसे उतरेगा। तो सुनील, सबसे पहले आपका एबीपी न्यूज के नए दौर, नए चैनल, नए लोगो और नए अंदाज में स्वागत है। तांडव मचाने आप जनवरी में आ रहे हैं, और जब हमने फर्स्ट टीजर देखा उसमें आपकी एक हंसी थी, शायद वो हंसी सब कुछ कह गई, वो लाफ्टर। तो क्या तांडव करने वाले हैं सुनील, वो जानना चाहेंगे। तांडव ऑफ कोर्स आ रहा है Amazon प्राइम वीडियो पर, और जनवरी 15 को रिलीज हो रहा है, और एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसके अंदर काफी एंटरटेनमेंट होगा, काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे। आई होप लोग इसको पसंद करेंगे। जस्ट मिनट सुनील, शायद आपकी आवाज कम आ रही है। अभी ठीक है मेरी आवाज? जोएब, आवाज आ रही है क्या आपको प्रॉपर? बिकॉज मुझे कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। Yeah, so the audio is little low, so if you can speak little louder, that will be much clearer. सुनील जी, एक बार वापस तांडव के बारे में बता देंगे, क्योंकि थोड़ा कम रिकॉर्ड हुआ है आवाज। हाँ, एक शुरू से कर लेते हैं हम लोग। सवाल मुझसे दोबारा पूछ लीजिए, मुझे पता नहीं। Okay, so in that case, just a second, guys. I'll give another cue. We are starting the recording in 3, 2, 1, go. तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं सुनील ग्रोवर जी, जिन्हें इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं। जब ये आते हैं स्क्रीन पे तो आपके चेहरे पर कई अलग अलग रिएक्शन आते हैं कि इस बार क्या वो कॉमेडी करने आ रहे हैं, क्या कोई सीरियस कैरेक्टर लेकर आ रहे हैं। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं कि जनवरी के महीने में सुनील तांडव करने आ रहे हैं आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, Amazon प्राइम पर। तो सुनील, क्या है तांडव और उसमें आपकी क्या भूमिका है, सबसे पहले ये जानना चाहिए। तांडव एक ओरिजिनल सीरीज है, Amazon प्राइम पर वीडियो पर देख सकते हैं आप इसे, Amazon प्राइम वीडियो पर। और ये जनवरी 15 को आएगी, जिसे अली अब्बास जफर साहब जो हैं उन्होंने डायरेक्ट की है, उन्होंने क्रिएट किया है इस शो को। और इसमें मैं एक भूमिका में नजर आऊंगा। ये पॉलिटिकल ड्रामा है, और पॉलिटिकल सेटअप है जिसके अंदर जैसे सत्ता के लिए लोग कोशिश करते रहते हैं कि उनको मिले, जिनके पास सत्ता होती है उनकी कोशिश होती है कि उनकी सत्ता बनी रहे। तो उसके बीच में एक फिक्शनल वर्ल्ड है, और जिसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जिसे देख करके लोगों को मजा आएगा। मैं आपको आई थिंक कम से कम 9 महीने बाद ऐसे देख रहा हूँ बिफोर लॉकडाउन। और एक चीज अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ, जनरली लोग मोटे हुए हैं, लेकिन आप काफी फिट लग रहे हैं। शुक्रिया। हाँ, मैंने वही सोच के थोड़ा सा वेट लूज हो गया कि यार ये कब खुलेगा, कब काम करेंगे, कब बाहर जाएंगे। तो उस सोचने से ही मेरे को लगता है कि मैंने वेट लूज कर लिया। मैंने कुछ बहुत कोशिश नहीं किया एक्चुअली, अपने आप ही ऐसे ही हूं मैं। सुनील, जब तांडव के बारे में आपको पता चला, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, इतने सारे एक्टर्स हैं, सभी मंजे हुए कलाकार हैं, तो क्या आपने कोई दूसरा कैरेक्टर पहले करने की सोची है? ये सुनते ही आपके कैरेक्टर के लिए बोला कि लेट्स डू दिस? अली अब्बास जफर साहब जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहा कि उनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, कि उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट बताई और कैरेक्टर के बारे में बताया कि ये कैरेक्टर है, ये चाहता हूँ कि तुम प्ले करो ये। तो मुझे सुनने में ऐसा था कि आर यू श्योर कि आप चाहते हैं कि ये मैं प्ले करूँ, क्योंकि इस तरह के सेटअप में मेरे लिए, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई भी मुझे इस तरह सीरियस भूमिका में इस तरह का एक किरदार में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा मेरे साथ। तो जब उन्होंने कहा कि हाँ मैं श्योर हूँ, तो मैंने कहा फिर ठीक है, मैं भी श्योर हूँ। वैसे सुनील, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जितना हमें पता है, आप एक बहुत ही की कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं सैफ से जुड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली सैफ के साथ भी आपने काम किया, तो कैसा था माहौल पूरा सेट का जब सैफ के साथ आप काम कर रहे थे, और ओवरऑल वो जानना चाहिए। जी हाँ, मैं उनके साथ बड़ा क्लोजली काम किया इस शो में,
और मैं हमेशा से उनका काम देखता रहा हूँ और उनके काम को पसंद करता रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे समझ में आया कि वो अभी भी ऐसी एनर्जी के साथ काम करते हैं जैसे वो पहला ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। काफ़ी लंबा करियर रहा है उनका, और उसके दौरान अपने आप को इवॉल्व करते रहना, अपने आप को नए तरीके से पेश करते रहना, और वो अपने सारे सीन्स तैयार करके आते हैं जब भी सेट पे आते हैं, और बहुत पैशनेटली काम करते हैं। और जैसे अगर मेरा एक सीन चल रहा है जिसके अंदर कोई और भी क्यू दे सकता है, बट वो अगर उनका सीन मेरे साथ है और उनको क्यू देने तो वो क्यू देते हैं सामने से। वैसा बहुत कम एक्टर्स करते हैं, और इन्वॉल्वमेंट उनका बहुत है ये प्रोजेक्ट को लेकर के। सो बड़ी इंस्पायरिंग ऐसी जर्नी रही है मेरी उनके साथ। नहीं, एक्चुअली इंस्पायरिंग जर्नी आपकी भी है, बिकॉज कैसे आपने शुरू किया कैरेक्टर्स प्ले करते हुए और आज आप कहाँ पहुंच गए ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये जो एक वो बोलते ना काइंड ऑफ अंडरडॉग से द किंग, ये जर्नी लॉकडाउन के दौरान जो इंटरनेट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसकी भी हो गई है। जैसे लोग नहीं छोटा मानते थे, लेकिन अब इट्स द किंग। तो हाउ डू यू टेक दिस, बिकॉज थिएटर्स बंद है और सभी लोग ओटीटी पर आ रहे हैं। जी, ये तो चलो अभी लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, तो लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, फिल्म्स भी हैं अभी ओटीटी पे रिलीज हो रही हैं। सो ब्यूटीफुल मीडियम है जिसके अंदर जो आप देखना चाहते हैं, जिस तरह का कंटेंट आप देखना चाहते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन पे है, आपकी चाह पे है, आप वो देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा कंटेंट भी आ रहा है, और लोग शायद इसीलिए पसंद कर रहे हैं। सिर्फ ये वजह नहीं है कि लॉकडाउन था और ओटीटी पे हमें ही अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। जिस तरह का कंटेंट भी एडवांस हुआ है, उसकी थॉट प्रोसेस भी आगे बढ़ी है, उस वजह से भी लोग उसके साथ एंगेज हो रहे हैं कि एक कंटेंट को एक और अच्छे तरीके से, और गहरा कंटेंट, और मज़ेदार, और लेयर्ड, और नया। एक्चुअली नए की हम बात कर रहे हैं तो ओटीटी के ऊपर काफ़ी कुछ नया हो रहा है एक्चुअल सेंस में, और लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। ऑब्वियसली एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज आप इतने सालों से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, फिल्म थिएटर में रिलीज होना और ओटीटी में रिलीज होना ये अपने आप में अभी चेंज होगा, इसके मायने भी चेंज हो गए। तो क्या आपको लगता है कि इससे थिएटर्स को लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं? ये तो अभी इस पैंडेमिक की वजह से ऑफ कोर्स लॉस हुआ है, और मैं सॉरी भी हूँ इसके लिए कि जो थिएटर के जो ओनर्स हैं या जो थिएटर चला रहे हैं, जो थिएटर सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, सिनेमा हॉल से, तो उनके बहुत सारे नुकसान हुए, और मैं आई फील सैड फॉर इट, और उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब ग्रेजुअली चीज़ें खुलनी शुरू हुई हैं। सिनेमा में अपना एक मज़ा है फिल्म देखने का। ऑफ कोर्स आप सिनेमा में जाते हैं, थिएटर में कई फिल्में होती हैं ऐसी जिसको थिएटर में देखने का ही मज़ा आता है, और आजकल तो लोगों ने होम थिएटर भी क्रिएट कर लिया है। पर दोनों तरफ बात है। अभी कंटेंट उस तरह का सिनेमा में नहीं होता जिस तरह से ओटीटी पे भी बन रहा है, वो उसका फॉर्मेट ही अलग है। तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं अपनी अपनी जगह। जैसे पहले सिर्फ रेडियो आया करता था, फिर धीरे धीरे फिल्में आ गई, फिर टीवी आ गया, फिर फिल्में और साथ ज़्यादा थिएटर आ गए, थिएटर एडवांस हो गए, फिर सैटेलाइट टेलीविजन आ गया, फिर अब एक नया एक लोगों की ज़िंदगी में आया ओटीटी। और आप देखिए कोई भी मीडियम में कहीं गया नहीं है, सब मीडियम वही है। किसी एक मीडियम के आने की वजह से अभी तक ऐसा हुआ है कि ये मीडियम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। नए मीडियम आ रहे हैं, लोग उसको भी इंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं, विच इज गुड फॉर द व्यूअर। नो डाउट ये जो सीरीज है कमाल करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेलीविजन है वो सुनील के अपीयरेंस और कॉमेडी और एक्टिंग वाला जो तांडव है वो मिस कर रहा है। तो क्या हम फ्यूचर में आपको फिर से टीवी की तरफ देख सकते हैं, कभी ओटीटी, कभी टेलीविजन, कभी फिल्म्स? अभी फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। कुछ भी होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। और अभी मैं ये एंजॉय कर रहा हूँ, ये जो तांडव की शूट करते हुए मैंने बहुत एंजॉय किया, और मैं लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे एक्चुअली एक्टिंग करना अच्छा लगता है, फिर चाहे मीडियम कोई भी हो, किरदार निभाना अच्छा लगता है। और जब आप अच्छे लोगों के साथ अच्छे प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हैं तो और मज़ा आता है। जैसे कि तांडव है, तांडव में अच्छे मेकर्स हैं जो बहुत प्यार से शो है एक्चुअली, और तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लोग इसे पसंद करें।
मजा तो आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, क्योंकि हम तांडव की बात कर रहे हैं तो 2 सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू सुनील ग्रोवर, इस वक्त जो OTT प्लेटफॉर्म पर तांडव मचा रहा है वो एक्टर या कंटेंट, और जो इस वक्त टेलीविजन पे तांडव मचा रहा है अगर आप देख रहे हैं वो एक्टर या कंटेंट, आपके हिसाब से क्या होगा? मैं सॉरी, आपका क्वेश्चन नहीं समझा, बीच में थोड़ी सी आवाज हिल गई। OTT प्लेटफॉर्म पर इस वक्त कोई भी एक्टर अकॉर्डिंग टू यू, जैसे आप इसका काम आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसने आपके हिसाब से एंटरटेनमेंट सेक्टर में तांडव मचा रखा है डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो कौन होगा और क्यों होगा? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों को उस तरह की अप्रोच बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक शो देखा फैमिली मैन, मुझे बहुत अच्छा लगा। मनोज वाजपेयी, मैं उनका वैसे ही बड़ा फैन हूँ, तो मैंने जब वो शो देखा तो मुझे और मजा आया देख के उस शो को, और खुशी हुई कि इस तरह के एक एंटरटेनमेंट स्ट्रीम से और अच्छा काम देखने को मिल रहा है। तो देयर आर मेनी एक्टर्स, मेनी शोज, बहुत सारे लोग हैं। तो मैंने ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, काम बहुत एंजॉय किया। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, लेकिन एक सवाल कई देर से कई जर्नलिस्ट, मैं और आपके फैंस भी ये सोचते हैं कि अगर आपकी कभी इमेज बन जाती, जैसे सुनील को हमने इतनी जबरदस्त कॉमेडी करते हुए देखा है, फिर आपको हमने गब्बर सिंह इज बैक का जो कैरेक्टर, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर, फिर पटाखा आपने की इतना अलग, नाउ तांडव, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जो इमेज होती है जो गुत्थी वाली थी, वो आपका साथ अभी दे रही है या फिर उससे आप निकल कर आए हैं बाहर? मैं उससे निकलना चाहता भी नहीं, और क्यों निकलूं मैं? एक कैरेक्टर जिसे लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सराहा है लोगों ने, वजह से मैं जाना चाहता हूँ, इतना ज्यादा प्यार मिला है, तो आई एम प्राउड कि मैं वो रहा हूँ, और कभी फ्यूचर में मुझे बनने का मौका मिला तो मैं जरूर चुन्नी ले लूंगा, व्हाई नॉट। लेकिन अभी जैसा एक टाइम के बाद क्या होता है कि एक, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक चीज आप करते रहते हैं तो खुद का ही वो मोटिवेशन धीमे होने लगता है, एक ही चीज आप करे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नए नए कैरेक्टर करने से, नए नए भूमिकाएं करने से खुद को भी चैलेंजिंग लगता है और शायद लोगों को भी देखने का मजा आता है। चलिए, थैंक यू सो मच। और जाते जाते जो व्यूअर्स हैं, आपके फैंस हैं, उन्हें अगर कुछ बोलना चाहें आप। इस दौरान आप अपना ख्याल रखिए, जैसे सब लोग कहते हैं मैं भी आपको कहता हूँ कि मास्क पहनिए, बाहर जा रहे हैं तो हाथ हाथ धोते रहिए, और मेरी ये मनोकामना है कि आने वाला साल आप सबके लिए 2021 खुशियां लाए, आप स्वस्थ रहें, और एक स्वीट मेमोरीज 2021 के एंड में आपके पास हो। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच सुनील, थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द लक। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, एक मिनट ना, बस अरे एक, ओहो भैया, फोन पे हूं मैं, दिख नहीं रहा आपको। बस ज्यादातर ऐसा ही होता है, बंदा फोन पे हो तो ऐसा लगता है कि दुनिया जो है ना, जहां है वहीं पर टिक के रह जाए, बट दैट डजंट हैपन ना। करने की अगर कुछ जरूरत है तो इस फोन से छुटकारा पाने की जरूरत है। बस यही था आज का हम चैलेंज जो हमने दिया प्रीशा और रुद्राक्ष को। भैया, इस फोन के बिना वक्त गुजार के देखिए, लाइफ सेट हो जाएगी। मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा मेरी करीबी चीज़ ये मैं देने वाली हूँ 2 घंटे के लिए। देखती हूँ मैं ऐसा कर पाती हूँ कि नहीं। मेरा फ़ोन दे दो प्लीज़। इसीलिए तो चुपचाप काम कर रही है, तो फोन पे ध्यान रहता है मेरा। मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। पहले प्रीशा के पास हुआ करता था उनका प्यारा, चहीता और दुलारा फोन, लेकिन उसके बाद SBS ओरिजिनल्स के दिए ओरिजिनल चैलेंज ने प्रीशा के फोन को करवा दी जेल। शॉक ना? प्रीशा के फोन ने ना तो किसी का मर्डर किया है और ना ही कोई चोरी की है, बल्कि प्रीशा यानी कि सरगुन के फोन को कैद किया है SBS ओरिजिनल्स ने और हमारे एक चैलेंज ने। और चैलेंज ये कि डिजिटल वर्ल्ड में जहां हम हर सेकंड अपना फोन देखने के आदी हो गए हैं, वहां प्रीशा क्या 2 घंटों तक अपने फोन से दूर रह सकती है या फिर नहीं?
कितनी देर अपने फोन के टच स्क्रीन को टच करने से दूर रह सकती हैं और कितनी देर तक डेटा से लेकर फोन कॉल्स को खुद से दूर रख पाती हैं। तो शुरू करें प्रीशा। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाली हूँ। हो सकता है मेरे लिए इंटरेस्टिंग भी हो सकती है, पनिशमेंट भी हो सकती है। तो मैं SBS ओरिजिनल का एक चैलेंज देने वाली हूँ सोशल डिटॉक्स के लिए। तो ये मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा मेरी करीबी चीज़ ये मैं देने वाली हूँ 2 घंटे के लिए मेरी हेयर दीदी को, ताकि मैं 2 घंटे तक अपना फ़ोन अपने हाथ में ना लूँ। तो देखते हैं क्या होता है। इंटरनेट के अनलिमिटेड डेटा से भरे अपने फोन को प्रीशा सबसे पहले लेकर गई अपने मेकअप रूम, जहां आखिरी बार अपने फोन को देखकर प्रीशा ने फोन को जेलर यानी कि हेयर स्टाइलिस्ट को सौंप दिया। वैसे बीच बीच में सेट पर लोग प्रीशा को चिढ़ाते भी, प्रीशा को अपने फोन की भी याद आती, लेकिन क्या करें, चैलेंज लिया है तो पूरा तो करना पड़ेगा ही। आलम यह था कि सीन के बीच बीच में प्रीशा को रुद्र के चेहरे में भी अपना फोन ही नजर आ रहा था। स्क्रिप्ट में भी डायलॉग्स की जगह ये सवाल कि किस किस ने फोन किया होगा, इंस्टाग्राम ट्विटर पर कितने मैसेजेस आए होंगे, और दूसरी तरफ उनकी हेयर स्टाइलिस्ट उन्हीं के फोन से खुद की तस्वीरें ले रही थी और प्रीशा जल भुन कर राख हो रही थी। मेरा फोन 40 मिनट हो गए, मेरा पूरा ब्रेक खत्म हो गया और मैंने खाना भी खा लिया और मैंने कुछ खाते हुए देखा नहीं अपना फ़ोन इतनी देर से। दीदी मेरा फ़ोन लेके बैठी हुई है, दीदी प्लीज़ दे दो यार, मेरा फ़ोन दे दो प्लीज़। इतना प्लीज़ मैंने किसी को नहीं बोला होगा। वैसे देखा जाए तो मुझे एक बहुत बड़ी बात रियलाइज़ हुई है आपके डिटॉक्स से कि मुझे फ़ोन की बहुत आदत है, सीरियसली बहुत ज़्यादा आदत है। मुझे तो लग रहा है कि मैं खाते वक्त फ़ोन यूज़ करती हूँ, शॉर्टकट होने के बाद यूज़ करती हूँ, शॉर्ट में भी यूज़ करती हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे सीन्स, बहुत सारे क्या, सब सीन्स में मेरे हाथ में फ़ोन रहता है। मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हूँ यार। पूरे 1 घंटे 20 मिनट बाद प्रीशा मन में रोते बिलखते और अपने फोन की बेल करवाने के लिए अपने दिल के प्यार की रकम लेकर आई और फाइनली 1 घंटे 20 मिनट बाद प्रीशा को मिला अपना फोन। अब 1 घंटे के ऊपर हो गया और ये मैक्सिमम टाइम है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं रह सकती। आई एम सो सॉरी, मुझे मेरा फ़ोन चाहिए। वैसे सरगुन जी, आप SBS ओरिजिनल्स का दिया चैलेंज हार चुकी है। यार फ़ोन सबकी लाइफ में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो आप यहाँ पे सब जगह देखो, इनको भी देखो, ये भी फ़ोन पे लगे हुए हैं। ये हमारे रंजन जैना हैं, ये है जोइया छे, ये भी फ़ोन पे लगे हुए हैं। राहुल, कोई भी फ़ोन के बिना रहता ही नहीं है। मतलब आप लोग भी देखोगे, ये सब तो देखोगे तो फ़ोन में ही ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लेकिन थोड़ा कम यूज़ होना चाहिए। मैं इसे कह सकती हूँ एक अच्छी सीख मिली है मुझे। ठीक है, तो कह रही मैं बस, ठीक है, अच्छा था। देखा सरगुन, यही तो है फोन की लत जो छुड़ाए नहीं छूटती। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी को कब कितना यूज करना है और कितना उससे दूर रहना है, अगर ये किसी ने सीख लिया तो समझ लो उसने दुनिया को काबू करना सीख लिया। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज। देखिए, सीरीज, फिल्में, स्टोरीज आती हैं जाती हैं, हम देखते हैं और अक्सर भूल जाते हैं, वी गेट ओवर इट। लेकिन कई बार ये कहानियां जो हैं आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड लॉक्ड डोर्स। जी हाँ, ये कहानी आई और कहीं ना कहीं हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत जैसी जगह पर, और भारत नहीं विश्व भर में, ये जो मुद्दा है ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना
अनटॉक्ड अबाउट है। जी हाँ, इसके बारे में हम बात नहीं करते। ये सीरीज जो है ये बात करती है मैरिटल रेप की, लेकिन फॉर सम रीज़न इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन इस सीरीज से जुड़ी तमाम फीमेल प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो आई, साथ बैठी, और क्या क्या हुआ उसके बाद आइए दिखाते हैं। क्या एक औरत की बात को समझना इतना मुश्किल है? हर एक विमेन कैरेक्टर, हाँ, आपने जो प्ले किया है सबने, ऐसा ही लग रहा था कि एक औरत के दिल की बात समझना क्या इतना मुश्किल है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि वाकई फीमेल्स को समझना इतना मुश्किल है दुनिया की? फीमेल्स को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। all women I would like to believe are not as complicated as they feel. Sorry, this is going to continue, so I'm sorry about this. But no, Sneha, I think actually तुम्हारा, हमने सोचा नहीं इस पॉइंट के बारे में, पर जब बोल रही थी कि मैंने सीरीज देखा और फिर मुझे नॉट जस्ट माय कैरेक्टर बट तुम्हें हर किरदार को देख के लगा कि यार कोई औरतों को समझ क्यों नहीं पा रहा है, जो उनके साथ लोग हैं, उनके साथ जो दूसरे लोग हैं, why aren't they able to understand? तो देखिए, मेरा मानना है that we women are not the most easy, okay? हम लोग ना बहुत इमोशनल होते हैं, एक लड़कियां ज्यादातर बहुत इमोशनल होती हैं, और हमें लगता है कि स्पेशली जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं हमारे, वो इन इमोशंस को समझ जाएं। बट देखो, वो भगवान तो है नहीं। मतलब ultimately you have to express yourself, and you have to express yourself in a way which is जो आपको इमोशंस को अलग रखे। आप मतलब पूरे इमोशनल होके अगर आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, वो बहुत अलग होता है जब आप उसको ऑब्जेक्टिवली समझते हैं खुद, और फिर उस समझ से किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक ही पहलू है जिसकी जिम्मेदारी आई एम सेइंग एज वुमेन आई वुड लाइक टू टेक, because yes, we are a little more emotional than our male counterparts that way. Secondly, मुझे लगता है कि conditioning बहुत बड़ी चीज है। जिस तरह से लड़कियों को पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, जिस तरह की चीजें सिखाई जाती हैं, और जिस तरह से मेल्स को सिखाई जाती है। हम लोग किसी और इंटरव्यू में यही बात कर रहे थे कि एक्चुअली जिस तरह से मेल्स और फीमेल्स को बड़ा किया जाता है, उसी में इतना डिफरेंस होता है। आपका जो एक गैप होता है, आप उसको बड़ा करते जाते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि मेल्स अलग है, फीमेल्स अलग है, और ये कंडीशनिंग बहुत स्ट्रांग होती है हमारी बचपन से। तो ये गैप फिल करने के बजाय इसको आप और बड़ा करते जाते हैं, और you actually end up reaching a point where people around you, or the men around you especially, don't get it. They don't get you, and you don't get them either. So it's I think it's these two things जो मेरे दिमाग में फिलहाल आ रही हैं। और शिल्पा जी से पूछना चाहूंगी, आप एकदम स्ट्रांग थी, जेल में बोल्ड कैरेक्टर था कि कुछ भी आ जाए आप टूटने से रही कोई भी सिचुएशन में, लेकिन एक औरत भले ही वो टफ हो तो भी वो जज की जाती है कि वो गलत है, उसका एटीट्यूड ऐसा है। अगर कोई सहती है तो भी हम औरत को ही ब्लेम करते हैं, अरे वो इतना क्यों सह रही है, अगर वो नहीं सहती, वो बोलने उठती। तो हर बार गलती क्या सिर्फ फीमेल्स की होती है, या क्योंकि कहा जाता है कि बहुत बार एक अच्छा इंसान वही होता है जो बिन बोली बातों को भी समझ जाए। तो क्या आई थिंक ये बहुत ही डीप कंडीशनिंग है कहीं पे हमारे सोसाइटी में, जहाँ हर चीज के लिए औरत को ब्लेम किया जाता है। अगर बच्चा अच्छा हो गया तो तारीफ जो है वो सबकी होगी, लेकिन अगर बच्चा बिगड़ गया तो माँ की ही बुराई होती है। बहुत डीप कंडीशनिंग है, एंड आई एम श्योर मतलब सेंचुरीज से ये चले आ रहा है, और आगे पता नहीं वो कब बदलेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कंडीशनिंग है, इसमें कुछ भी रियलिटी है नहीं। एंड कहीं पे हम भी वो चीज मानने लगते हैं, हम भी ऐसे सोचते हैं कि औरत की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तरीके से बड़ी खूबसूरत बात है, क्योंकि ऑफ कोर्स औरत जननी है, फेमिनिन नेचर है, मदर नेचर है, सब कुछ। तो कहीं पे वो डेफिनेटली सूत्र होल्ड करती है बैलेंस का,
तो वो एक एस्पेक्ट बहुत सुंदर है। पर उसके साथ ये जो बाकी चीजें आती हैं, आई थिंक ये बहुत ही अनफेयर है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है और उसको भी गलती करके सीखने का उतना ही हक है जितना किसी आदमी को है। तो डेफिनेटली ऐसा है, थोड़ा सा तो इम्बैलेंस है और उस बात को हम सभी समझते हैं, बट आई थिंक उसके बारे में बात करना भी उतना ही जरूरी है ताकि हम थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो सके। मेरा ये सवाल आप सभी से है कि भले फीमेल्स हो, मेल्स हो, बच्चे हो, किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति हो, उसको फिजिकली टच करने से पहले क्या ये रूल नहीं बनना चाहिए कि उसकी परमिशन जरूरी है, कि वो सामने वाला क्या चाहता है, irrespective of gender, age, कुछ भी? Absolutely. I mean, that is a no-brainer. It should become absolutely paramount to know whether it's consensual and completely consensual. Of course, ये तो हम लोग सोचते हैं कि अगर एक marriage में if a husband or a wife, either or, is advancing any sort of a physical contact with their partners, it's a given कि वो allowed होना चाहिए, because you're in a contractual setup, which is completely ridiculous. ये बताना जरूरी है कि और ये बार बार रिपीट करना जरूरी है कि भले आप मैरिज में हैं, चाहे आप किसी और तरह की रिलेशनशिप में हैं, at every point in time the consent has to be revised. It's never a given. And also बच्चों को ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फिजिकल एजुकेशन की पहले बातें कर रहे थे, पता भी आजकल, लेकिन शायद ज्यादा कि वो जाने कि अच्छा टच बुरा टच क्या होता है, ये बहुत बचपन से डालना जरूरी है। दैट while we are living in a society, while we are here to feel and give love and be together, there is a personal space and you have to respect your body, and everybody around you has to respect it also, and that has to be mutual. तो वो चीजें आप अगर बचपन से डालें कि ये मतलब एक दूसरे की एक फिजिकल स्पेस को रिस्पेक्ट करो, वो बहुत जरूरी है, रिगार्डलेस ऑफ अ मैन और अ वुमन। लेकिन एक सॉरी, मैं एल्डर्स को भी लेकर हमें लगता है कि जो हमारे आसपास के, और ये बहुत ज्यादा होता है इंडियन फैमिलीज में, खासकर बाहर भी होता होगा, बट बिकॉज आपको लगता है कि आपसे बड़े हैं तो आप उनका आदर करें, वो शायद कुछ कर रहे हैं तो गलत नहीं हो सकता, बड़ों के साथ तो बच्चे सेफ है ही हैं, बहुत गलत चीजें हैं ये। एंड पेरेंट्स को, सिबलिंग्स को ये जो भी ओल्डर सिबलिंग्स हो, उन सबको ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि वो ध्यान रखें कि एक बच्चा कैसा फील कर रहा है किसी भी बड़े के साथ, एंड ऑफ कोर्स इन अ मैरिज आल्सो। लेकिन 2020 में जो कुछ भी हुआ, इंडस्ट्री में जो कुछ भी हुआ, एक बात साफ साफ समझ में आती है कि सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, बट मैं ये किसी और को कैसे समझाऊं, कैसे बोलूं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ही आकर आपकी आधी चीजें उलझ जाती है कि कैसे मैं बोलूं सामने वाले को। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए हमें? आप क्या सोचते हो? क्योंकि अगर ये सवाल हट जाए आपके दिमाग से कि मैं कैसे बोलूं, मैं कैसे करूं, अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो कैसा होगा, तो कितनी सारी चीजें सुलझ सकती है इन सारी। सॉरी स्नेहा, आप एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहे हो? व्हेन यू टॉक ऑफ 2020, व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली? हाँ, मतलब आप कुछ भी ले लो, जैसे सुशांत सिंह केस ले लो, अभी थोड़े दिनों पहले एक 50 इयर्स ओल्ड एज लेडी का रेप हो गया, आप वो ले लो। बहुत सारी चीजें, मतलब ओवरऑल हर चीज ले लो। तो बेसिक इशू जो होता है जिससे आप इतना मेजर स्टेप लेते हो सुसाइड का या किसी के साथ कुछ गलत करने का, तो बेसिक एक लाइन वहीं आके ड्रॉ हो जाती है कि मैं अपने आप को कैसे समझाऊं दुनिया को, दैट आई एम नॉट इन दैट रॉन्ग पर्सपेक्ट। मेरी सोच वैसी नहीं है, बट मैं मजबूर हुए जा रहा हूँ। I'm so sorry to cut you, Sneha, but can we please keep all conversations only about the abuse piece and the show? This is related to the show because कीर्ति कुल्हारी ने जैसे कैरेक्टर निभाया है, वो चाहती तो वो ये लड़ाई बहुत पहले ही जीत जाती।
लेकिन कहीं ना कहीं एंड तक उनके मन में भी ये सवाल था कि मैं कैसे बताऊं अपने पति के बारे में दुनिया को, क्या वाकई में दुनिया मुझे ही गलत समझेगी। So, Sneha, one of the main couple of main points here in terms of जो आप बात कर रहे हो, I think जो शो में भी eventually she comes out with it, जब निखात उससे पूछती है कि why didn't you speak up, and she says something very simple but very very poignant and something that has जिसके बेसिस पे उसने अपनी ये जिंदगी जी है, is कि मुझे शर्म आती है, right? So shame is a very simple word, but उसके जो मायने हैं और उसकी जो डिग्रीज हैं वो बहुत बुरी तरह से उसने हम सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग एरियाज में उसने हमें जकड़ा हुआ है. You know, I might be ashamed of some part of my life, you could be of something else, but ये बहुत बड़ा मुद्दा है. और ये जो सारी जो घुमा फिरा की चीजें हैं ना, और दूसरा कंडीशनिंग, अगर कहीं ना कहीं जैसे इवन इन द शो जो खुशबू का कैरेक्टर है रत्ना का, वो मेंशन करता है पंकज जी के कैरेक्टर को कि यू नो हम औरतों को बचपन से सिखाया जाता है कि जैसे भी घर में शादी हो, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा हो, तुम्हें सहन करना आना चाहिए, राइट? इट्स अ ह्यूज कंडीशनिंग, और ये ऐसी कंडीशनिंग है जो सिर्फ जो क्लियरली हमारे शो के थ्रू ये भी बताती है कि इट्स नॉट लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर स्ट्रैटा, दिस इज टू डू विद फीमेल कंडीशनिंग पर्टिकुलरली. तो ये जो चीजें हैं, जो शर्म है, जो हमारी कंडीशनिंग है कि we should not speak about what's happening to us and all of that, ये भी बहुत बड़े मुद्दे हैं. और जैसा मैंने सबसे पहले कहा आपसे कि अगर हम बात करते हैं एक इंसान जब वो सही तरीके से उसकी परवरिश होती है, when a person grows to be a complete human being, then you can see things for what they are. फिर आपके layers of conditioning नहीं होते हैं, आपके you are not veiled by so many curtains of different kinds of conditioning, then you can see things for what they are. और ये clarity हो पाना, ये clarity जिंदगी में लेके आ पाना, it's a huge and a very very arduous process. ये एक रात में नहीं होता है, 2 रात में नहीं होता है. It takes a lot for as I said, these veils to, you know, आपकी आंखों के सामने से छटने के लिए. Even in same going back to the show, my character, she was blinded by so many things, so many different kinds of conditioning, कि उसको बहुत वक्त लगा even ये समझने के लिए that her husband was controlling her, that her husband was abusing her. प्यार के नाम पे उसको कंट्रोल किया जा रहा था, प्यार के नाम पे उसको अब्यूज किया जा रहा था. सो ये बहुत हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं, बट ये बहुत बहुत ही गहरे मुद्दे हैं, और इनके बारे में इनकी गहराई तक पहुंचने के लिए आपको हमसे छोटी मोटी चीजें मिल सकती हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, बट दीज आर मुद्दास which are so deep rooted कि इनका इलाज भी डीप रूटेड ही होगा. ऐसे डिस्कशन से इट्स ग्रेट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, इट्स ग्रेट दैट आवर शो इज हमारे शो ने एक डिस्कशन के लिए ओपन छोड़ा है, एक डायलॉग के लिए ओपन छोड़ा है, लेकिन वी आर ऑल ट्राइंग, व्हेन वी ऑल हैव टू कीप ट्राइंग, बट these things are so deep rooted that it's not an overnight process. I feel sorry please continue. I would like अच्छा नहीं बोलो. खुशबू आप बोलो. खुशबू please, you haven't spoken, just go ahead. Yeah, I just want to add कि हमारी सीरीज में भी जो मुद्दा है वो भी मतलब वो इतना ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है. कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड ने मुझे मैसेज भेजा था एंड उसमें उन्होंने ये मेंशन किया हुआ था कि अरे मुझे लग रहा था कि आखिर में और कोई बहुत बड़ी बात निकलेगी, शायद वो बच्ची के साथ कुछ हो रहा हो और वैसा. तो मेरे समझ में यही आया कि इन मुद्दों को इतना नॉर्मलाइज किया हुआ है कि ये बात अच्छा इतना ही तो है ना, अच्छा यही तो हो रहा था, जो भी अनु चंद्रा के साथ हो रहा था वो भी कुछ लोगों को लगता है अच्छा इतनी सी ही बात, अच्छा यही हो रहा था, ठीक. तो ये जो बात है ना, वही जैसे कीर्ति मैम कह रही है कि इट गोज वेरी डीप.
इट गोज वेरी डीप। और जब बहुत सारे लोग इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं कि मेरे साथ अब्यूज हो रहा है या मेरे साथ कोई चीज हो रही है जो मुझे फिजिकली गलत लग रही है, लेकिन मेरी में हिम्मत नहीं है कि मैं उससे कह पाऊं, वो इसीलिए क्योंकि हमें लग रहा होता है कि हम अकेले हैं, बाहर शायद कोई ये बात समझ नहीं पाएगा, nobody would relate to it, शायद किसी के साथ ऐसा होता ही नहीं होगा। बट मुझे ऐसा लगता है आज की तारीख में हम जितने भी लोग हैं या जितने भी लोग इसे देखेंगे, there would not be even a single girl जो अब्यूज का शिकार नहीं हुई होगी, जो हैरेसमेंट जिसके साथ बचपन में या किसी भी तरीके से नहीं हुआ होगा। सो दिस हैज बीन नॉर्मलाइज्ड लाइक बहुत ही ज्यादा समय से। तो एक शो के जरिए तो बातचीत शुरू हुई ही है और हम भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो शायद कोई ऐसा देख भी ले जैसे लगे कि हाँ इस बारे में बात की जा सकती है और इस बात के लिए अपोज करना चाहिए। So this is what I think our a small step towards bringing the change. Anupriya, I would just add one thing here. Ki, I think compassion is the only way, you know, wherein it's very important कि अगर कोई इंसान आके बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, या फिर हम उसके चेहरे से देख सकते हैं, जो भी हमारे आसपास लोग हों, फ्रेंड्स हों, फैमिली हों, दैट दे आर अनहैप्पी इन देयर सर्कमस्टेंसेस, चाहे वो सुसाइड से रिलेटेड हो, डिप्रेशन से रिलेटेड हो, किसी तरह के इमोशनल अब्यूज से रिलेटेड हो, वी एज अ सोसाइटी नीड टू स्टार्ट रीचिंग आउट टू वन अनदर। एंड अगर कोई भी इस तरह के हिंट्स मिल रहे हैं तो हमें उनको पकड़ना और उनके बारे में उरेदना भी थोड़ा बहुत जरूरी है। यू नो, अजीब बातें हो रही है एक तरह से, तो ये हो गया कि प्राइवेसी आपकी प्राइवेसी है, जो अपने घर में अंदर हो रहा है वो उसमें हमारे बोलना नहीं है। एक तरह से ये है कि सोशल मीडिया पे हम लोग हर चीज सामने बाहर रखते हैं, एंड देयर इज अ प्रेशर टू बी हैप्पी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू नो, everybody is supposed to be entertaining, you're supposed to be happy at all times, you're supposed to be spreading positivity at all times। अगर भूले पूछे कहीं ये लिख दिया कि अरे आप आज you're feeling under the weather and you're not feeling okay, अजीब अजीब मैसेजेस आने चालू हो जाएंगे एक दूसरे को, या फिर वो बहुत ही सुपरफिशियल अप्रोच होगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कि अरे am I being negative? I don't understand this। बहुत ही recently somebody mentioned you know, there was an instance where a mother was telling the kid कि she feels depressed and जैसे हम अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं कि अरे नहीं आप जाइए, सैर करिए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, अभी तो भी ओके। Sometimes it is not okay। I think what would be more better is for you to have a conversation with your parent or your sister or your sibling or whosoever. What is the problem? Maybe it will take a longer time. It will, and probably it might just not be anything worse. So you might arrive at the same solution. But it's important to have that conversation and creating an environment where we can talk to one another. You know, कभी कभी एक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन अगर वो मुझसे खाली ऐसे ही पूछ लेते हैं ना everything okay, I feel much better because there's a way she does it with. There's a lot of compassion in her, and it's almost as if, yes, when she's asking me that question, she wants to know the answer, not just for the heck of it. So allowing each other that kind of space is right now very important, where you can talk about matters, and हम लोग जिस तरह का कंटेंट बना रहे हैं उससे फर्क जरूर पड़ता है। इन बातों पे, इन डिस्कशन से फर्क पड़ता है, मे बी उतने डीप रूटेड वे में ना पड़े, बट यही छोटी छोटी शुरुआतें हैं। जैसे काफी मैसेजेस आए मेरे पास आफ्टर क्रिमिनल जस्टिस। एक मैसेज में तो ये तक बोला उसने कि एक लड़की ने कि शी वाज अंडरगोइंग अब्यूज फॉर नंबर ऑफ इयर्स, एंड आफ्टर सीइंग द शो शी काइंड ऑफ understood what was happening to her. She got clarity. So for me, that's a big victory. Even if one person, you know, was able to gain something and of that much value, that's a huge victory. एक चीज मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, भले ही शिल्पा का जेल में अपने बेल के लिए स्ट्रगल हो, और खुशबू का पंकज जी का प्यार पाने के लिए स्ट्रगल हो, आपका अपनी पेरेंट्स के साथ साथ करियर से अनुप्रिया का डील करने का स्ट्रगल हो, कीर्ति कुल्हारे का अपना एक स्ट्रगल हो कि वो खुद के साथ ही क्या हो रहा है फिगर आउट करने का, तो अपने अपने कैरेक्टर के बाद आपके जहन में क्या एक ऐसी बात है कि नहीं ये तो बदलना ही होगा और ये होना चाहिए दुनिया में, ऐसा एक लॉ कह लीजिए, एक रूल कह लीजिए, अपने अपने कैरेक्टर एक्सपीरियंस से कौन सा रूल सबसे पहले आप सबके जहन में आता है कि ये होना ही चाहिए?
Shilpa, would you want to go first? Why don't you start? Sure. हाँ, you start. Yes. Yeah, start now. अच्छा, जो एक चीज बदलनी चाहिए, हाँ, जैसे कि हम पूरी स्टोरी के क्लाइमैक्स में समझते हैं कि इट इज ओनली शेम, यू नो, द रीजन इज शेम, जिस वजह से वो ये कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाती है. एक्चुअली इट डज साउंड वेरी पेटी कि शर्म इतनी बड़ी चीज होती है क्या. एंड आई थिंक जब हम बातचीत करते हैं उससे जो है हमारा जो माइंड है वो ओपन होता है. एंड आई थिंक बातचीत जो है वो बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है. हम किसी वेपन से, किसी मशीनरी से, किसी और चीज से जंग नहीं जीत सकते, जो जंग हम सिर्फ बात करके जीत सकते हैं. तो आई थिंक ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था. और दूसरा ये कि सही में नहीं पता होता है कि आप अब्यूज हो रहे हो. सही में क्या आपको लगने लगता है कि नहीं ये ठीक ही होगा, या अपने आप को आप ब्लेम करने लगते हैं, या कर्मा पे ब्लेम करते हैं, या जो भी करते हैं. आई थिंक दैट्स सच अ डाउन स्पाइरल. और वहां से आप जाग तभी सकते हैं जब आपको कोई सुनने के लिए हो. जब आपके दिमाग में एकोज हो रहे हैं और आप सिर्फ अपने दिमाग के प्रोजेक्शंस को सुन रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक यू इनटू अ नेगेटिव स्पेस. पर जब आप बात करेंगे लोगों से और सब कुछ, तो डेफिनेटली देयर विल बी लाइट. तो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझ आया वो ये कि बातचीत बहुत जरूरी है. Personally for me, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मतलब मेरी फैमिली में ऐसा कोई बात नहीं हुई है. बट आई थिंक व्हाट्स रियली हैपनिंग इज, जिस तरह का काम मैं करती आ रही हूँ और जिस तरह के मुद्दों पे बात हो रही है थ्रू माय वर्क, मैं खुद तो सेल्फ अवेयर बनती ही जा रही हूँ. मेरा भी खुद का ध्यान ऐसी चीजों पे जा रहा है जहाँ पे विच आई प्रॉबेबली नेवर बॉदर्ड, विच आई हैव प्रॉबेबली not bothered in the sense कि कभी आपका वहाँ ध्यान ही नहीं गया because they were so normal, So yes, you have started questioning what is normal and what is not, questioning in a lot of small ways and big ways. And I think ये मेरा मानना है कि जो मेरी फैमिली है, immediate family है, थोड़ी extended family है, they because I am everything is being spoken through me, I am a part of those projects. तो उनका उससे उनका उन मुद्दों को देखने का नजरिया पर्सनल हो गया है. What they take back from it is become more personal. And I think this is where your victory is. Like, this is where I feel that it's not just me who's growing up, by doing the kind of work I do, but people around me. Of course, there are lots of people who message you, a lot of fans who have been inspired by different things that you have done. जिनको अचानक से कोई चीज समझ में आ गई, which they have not been able to put their hands on. तो ये चीजें मुझे तो I understand it's all a very slow process, but I also know that when things जब आपको समझ में आता है ना, फिर वो समझ आपके अंदर से कभी नहीं जाती है. So I think that's what's happening around me, I would say, what I feel in terms of my family and all that. Yes, we end up discussing, my work as well and what they got from it and all of that. And it's just, it's very funny, but while I was doing CJ and now after seeing the whole response and everything, I look at a couple, two people together. It could be a man and a woman. It could be two men together. It could be two women together. And my thing is, what's happening behind closed doors? Like, what is their relationship like? What is their, क्या सब सही है, क्या एक healthy relationship चल रही है हर महीने में, या there are things that are being ignored. So ये मेरा दिमाग मैं थोड़ी investigative journalism में चली जाती हूँ. But I think it's good. I'm just glad कि बहुत कुछ सोचने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है, thanks to the work we do. मुझे मेरे कैरेक्टर से मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा समझ में आया है कि ये जो औपचारिकता है ना, द फॉर्मेलिटी ऑफ गेटिंग मैरिड, जो बड़े शहरों में तो नहीं पर ज्यादातर छोटे शहरों में जो है कि हाँ अब ये उम्र हो गई है, अब ये शादी करनी है और फिर तुम्हें जो है इसके साथ में जिंदगी बितानी है.
तो जो शादी को औपचारिकता बना दिया है ना, मुझे लगता है वो बदलना चाहिए, क्योंकि जब इससे फॉर्मेलिटी हटा दी जाएगी तो फिर शायद प्यार और इज्जत के लिए जगह बचेगी, और जब प्यार और इज्जत होगा तो शायद बातचीत हो पाएगी। जैसे रत्ना और माधव के बीच भी अम्मा ने ढूंढा, शादी करा दी, और रत्ना के दिमाग में और रत्ना की कंडीशनिंग यही है कि ये मेरा पति है, मुझे इससे प्यार करना है, एंड एवरीथिंग नाउ व्हाटएवर इज हैपनिंग इन माय लाइफ इज लाइक एवरीथिंग फॉर हिम, एवरीथिंग, वो पूरा। तो वहां पर बातचीत की, वो तो रत्ना बहुत ही स्मार्ट है, तो वो अपनी बातचीत कर भी लेती है, चीजें बता भी देती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां वैसी नहीं होती हैं जो छोटे गांव से हैं, उन्हें शादी कर दी है, अगर वो बंदा नहीं बात कर पा रहा है तो वो शायद नहीं ही बात हो पाए, शायद कितने साल निकल जाते होंगे, तो बातचीत नहीं हो पाती है। जब बातचीत नहीं हो पाती है तो आपको पता ही नहीं रहता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है जिसके लिए बात की जा सकती है, उठाई जा सकती है आवाज। So this is what I want to change from my perspective. Just adding to this thing that Khushbu has mentioned, just a very simple thing कि ये जो idea है in general society का कि अगर आप शादी नहीं करेंगे, and I think it's equally true for men as well, this idea of आपको शादी, मतलब आप शादी करेंगे तो आपकी जिंदगी सफल होगी, तब आपकी जो एक आप स्कूल में गए, फिर आपने कॉलेज में गए, फिर आप नौकरी की, फिर आपने शादी की, फिर आपके बच्चे हुए, फिर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, दिस इज बिकम द नॉर्म। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अगर आपकी जिंदगी ने ये माइलस्टोन्स अचीव किए हैं तो यू आर वर्थ समथिंग, अदरवाइज तो मतलब फिर कुछ गड़बड़ है आप में, यू नो व्हाट आई मीन। सो ये जो आइडिया है शादी को लेकर, आई थिंक शादी नीड्स टू हैपन out of love, it needs to happen out of respect, and as Khushbu said, not because आपको करनी चाहिए और आप नहीं करेंगे तो फिर समाज में आप छोटे हो जाएंगे या समाज में आपकी निंदा होगी। So yeah, मुझे लगता है वो पार्टनरशिप से शुरू हुआ होगा, बहुत पहले, बहुत सालों पहले पीछे जाएं तो शायद पार्टनरशिप से शुरू हुआ होगा, और अब वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह गया है, और इसीलिए शायद जो मर्द और औरत के अलावा जो रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें लगता है ये क्या है, नहीं ये तो नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि बहुत पहले से, बहुत हजारों साल पहले से वो कि मर्द और औरत पार्टनरशिप, शादी शादी, बच्चे बच्चे बच्चे, वो एक पूरा अभी एक नॉर्म बन गया है कि दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज द स्टैंडर्ड, बस। The thing that I learned was हमारे यहाँ obviously we've all seen bad relationships and everything around us, but अब तो फिर भी कम से कम अगर कोई यंग कपल है जो प्रॉब्लम से गुजर रहा है, for whoever's fault it is, आप डिवोर्स की बातें छेड़ सकते हो, you at least put forward कि हाँ डिवोर्स कर लो, live a happy life, go separate ways. Whether you have children, you don't have children, those have again their own consequences. But what I liked is कि यहाँ दिखाया गया था कि निखत अपनी मदर को सपोर्ट कर रही है अलग होने के लिए अपने फादर से, जो बहुत एक नॉन एग्जिस्टेंट मैरिज का हिस्सा है। बट कई बार मैं देखती हूँ कि हम लोग ये सोचते ही नहीं अपने पेरेंट्स के लिए। एक तरफ से हमें लगता है अगर हम जागरूक बच्चे भी हैं तो हमें लगता है कि अच्छा फाइन, दे लिव देयर लाइफ, अब क्या ही कर लेंगे डिवोर्स करके या अलग होके, नहीं बनती है। If one is getting abused in the other, then it's of course another thing. But अगर kids can also take an active stand in their parents' marriage, and especially after a while, I think they should. And I think ये बोल देना कि भाई अब ठीक है, they've lived their lives and they can just go on and on like that makes no sense. अगर जरूरी है पेरेंट्स का अलग होना तो one should promote it. If it is possible for you to find another partner for your parent, that should also become a norm somewhere. And yeah, I think that was one thing that I noticed and I learned कि I hope कि ये भी एक कल्चर हमारे यहाँ थोड़ा आए जहाँ बच्चे एक्टिव पार्ट लें अपनी पेरेंट्स की मैरिज में। सोशल मीडिया या सोशल लाइफ का कितना प्रेशर होता है, जैसे अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप पेरेंट्स के पास जा रहे हो तो वो एक रिलेशनशिप का बहाना दे देते हैं कि हस्बैंड है, समझाने की कोशिश करो। एडजस्टमेंट नाम का वर्ड हर जगह आपके साथ जुड़ जाता है, भले ही आप कहीं भी रहो। तो सोसाइटी और सोशल लाइफ का कितना बड़ा
प्रेशर है आपके डिसीजन मेकिंग में या आपके द वे ऑफ लाइफस्टाइल में जो आप जी रहे हैं फिलहाल? I think the pressure has to do with how much pressure you take. After a while आपको अपनी limitations, अपनी interests पता होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि आप कितना उसमें involved होना चाहते हो, कितना detached रहना चाहते हो. And every one of us, I think, are figuring that out. अगर आप social media को अपने पे हावी होने दोगे तो बहुत ज़्यादा pressure of all types, you know, like as an actor सबसे पहले तो कोई इवेंट होता है तो उसके कपड़े पिक्चर्स खींचनी पड़ती हैं, सबको टैग करने पड़ते हैं, खाली आप उसके लिए यूज कर रहे होते हैं, मैं वर्क प्रमोट करने के लिए. सोशल मीडिया, आई रियलाइज ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड आई वाज वेरी anti social media to a certain degree, and I used to always find a lot of pressure in being a part of it, a compulsion sort. And I realized that this is a beautiful medium to express yourself, to express what you're thinking, what you're feeling, to try and inspire or to just share. And it's such a beautiful medium to just do that, and also to know about other people. If you start looking at it like that, you know, to understand other people or to connect, हमने उसको बहुत ही superficial level पे अभी लेकर रखा हुआ है. Benefits भी हैं काफी, but it's also about the perspective that we have towards it on a day-to-day basis. Yeah, firstly, completely agree with Anu when she says that pressure तो हर जगह, हर it's almost like लोगों का बस चले, दुनिया का बस चले तो आपको मतलब प्रेशर के नीचे आपकी what do you say, आपकी कब्र बिछा दें, really, like we are just so, and I'm not saying I don't do that to others. हम लोग unconsciously, subconsciously हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर ही डालते हैं, एक दूसरे का प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं, and for what? Sometimes, not sometimes, I just feel that very often you have to, if you want to see things for what they are, which is very important for you to take the decisions that you will be proud of eventually, you have to separate yourself from the people around you, from the society around you, from the conditioning around you, from the, it has to become about you, and it has to become about how you find your own answers, not trying to borrow any answers. So मुझे लगता है वो ये it's a process that needs to be done very often, यार, if you want to remain sane in this world, and उसके अलावा घुमा फिरा के यार कंडीशनिंग, हर चीज की जड़ ही कंडीशनिंग है. अब कंडीशनिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो सारी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं वो सारी खराब कंडीशनिंग की वजह से उसका we are byproducts of all of that, and whatever you see in the world that's not right is a byproduct of that. So you have to isolate yourself, you have to separate yourself from what people expect of you, what you expect of your own self. Sometimes हम लोग अपने खुद के, हमको, we don't even need another person to pressurize us into something. हम खुद ही इतना अपने expectations के नीचे दब जाते हैं. I don't know where they come from. And you have to, there is no other way than becoming more and more self-aware. That is the only way out of this mess. And I think we all have to individually take responsibility for our own selves. उसके बाद हम बात करेंगे कि मैं आपकी कितनी मदद कर पा रही हूँ और समाज की कितनी मदद कर पा रही हूँ. हम लोग खुद ही ऐसे क्या बोलते हैं, we are all lost souls trying to help each other find the way, which is so stupid. Like, find the way yourself first. You have to start with yourself, and then we can talk about something else. So I'm sorry, but घुमा फिरा के तो मुझे प्रॉब्लम भी भाई एक ही लगती है, मुझे सोल्यूशन भी एक ही लगता है. So yeah. कई बार पेरेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को एक अच्छी कंडीशनिंग दें. Sorry Sneha, sorry Anam, I think I'll have to go right now because it's already 2:00. Sorry. So can I just, if there's anything else, Sneha, can I take that, or can I just say bye to all of you? Just एक जाने से पहले आप लॉ के बारे में बता दीजिए कि बहुत सारे लॉज आ रहे हैं. नहीं, एक्चुअली विमेन्स के लिए बहुत सारे लॉज आ रहे हैं, जैसे 3 तलाक बंद हुआ.
एक लॉ अगर आप सब सजेस्ट करना चाहे कि ये कॉमन लॉ सबके लिए होना चाहिए जो सारी चीजें कवर कर दे। I don't know सारी चीजें क्या cover कर पाएगा. It's a different. I think it's a very in-depth discussion, and I do not feel I'm in the right position. But as a woman, मैं क्या चाहूँगी is equality. I think equality for me is super important. You know, I do not want a special mention or a special place being a woman. I just want equality, like everyone. You know, with everyone. You know, and I think secondly, because the same thing, the marital rape, the domestic abuse, I think there has to be a law which sees marital rape for what it is. You know, it is not, I know it's a gray area to look at, but there has to be ways to protect people who go through all of this in the name of marriage, in the name of relationships. हाँ, आप लोग क्या लॉ या इस चीज से आप एग्री करते हैं या आप लोगों का कुछ अलग थॉट प्रोसेस है? शिल्पा, प्लीज गो अहेड. I mean, I don't know, मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. देखिए, लॉ की तो जरूरत तभी पड़ती है जब हमें पता है कि ऑफ कोर्स क्योंकि क्राइम है तो हमें पनिश भी करना है. बट आई थिंक इन सबके परे कहीं पे यू नो we have to understand what is it that really leads to a certain crime, and do we consider it a crime? You know, and so I don't know about the law, but yeah, we definitely hope कि हम इंसानी तौर पे ये समझ पाएं कि if we are causing hurt or harm to the other, we cannot be happy, because I truly believe there are no others. Whatever you're doing to others is something that you're doing to yourself. So yeah, I wish there could be like a shift of attitude at that level, you know. क्योंकि ऑफ कोर्स लॉज तो हम जितने भी बना लें फिर उनके आसपास 36 चीजें और आ जाएंगी. यू नो, आई मीन, लॉ तो बहुत सारे हैं, बट यू नो उससे क्राइम कितना कम हुआ है, यू नो, वी डोंट नो. So but yeah, I just hope there could be something that could be done at the level of attitude. Yeah. Adding to what Shilpa ma'am said, अगर हम एटीट्यूड में फर्क लाना चाहते हैं तो जैसे स्कूल्स में अब जाके सेक्सुअल एजुकेशन एंड एवरीथिंग हैज बिकम अ थिंग कि ज्यादातर बड़े शहरों में तो होता ही है, छोटी जगहों पर नहीं होता. तो मुझे ऐसा लगता है कि बचपन से ही, बहुत छोटे से ही अगर बच्चों को ये फिजिकल एजुकेशन एंड गर्ल्स के लिए स्पेशली डिफेंस क्लासेस एंड एवरीथिंग, अगर ये सब कुछ को थोड़ी तवज्जो दी जाए ना, तो बचपन से ही थोड़ा एटीट्यूड में एक फर्क लाया जा सकता है. एंड देन पीपल, किड्स विल एक्चुअली स्टार्ट नोइंग कि देयर इज अ डिफरेंस जब आप किसी और को हर्ट कर रहे हैं या फिर आप खुद के लिए लड़ रहे हैं. तो देयर विल कम अ डायलॉग जो बच्चों से ही शायद शुरू हो. एक चीज, हाँ बोलिए. The law that I would think, couple of them I think, but one is, you know, for divorce, somebody was, you know, approached me, was getting divorced, and we realized that she didn't want to go through the domestic abuse ka space where she didn't want to say कि मुझे abuse किया जा रहा था, physically manhandle किया जा रहा था, मारा जा रहा था, dowry पूछी जा रही थी. वो सब ये नहीं करना चाहती थी, because that was not the case. It was simply they didn't have a child. She was married for a very, very long time, and she was obviously financially not, you know, independent, because uski family ne allow nahi kiya, uski in-laws ne allow nahi kiya, and she went along with that. And she got married at a young age, तो कुछ उसके पास कुछ खास you know, educational qualification भी नहीं थी. So at that age, as it is for women to remarry, is still very difficult in our society. And also, it was so difficult for her to fight for alimony because she didn't have a child, and she did not want to go down the route of putting across false accusations.
हमारे यहाँ जब डिवोर्स की बातें होती हैं तो खासकर डाउरी वाउरी ये सब अब्यूज और इन सब के एलिगेशंस कई बार सिर्फ इसलिए लगाए जाते हैं बिकॉज हमारे लॉ में वो सहूलियतें ही नहीं है कि उसके बिना एक औरत अपने राइट के लिए एलिमेंट के लिए फाइट कर सके। अगर आपका बच्चा है तो बच्चे के लिए सपोर्ट फिर भी मांग सकते हो, पर आपको वो सारे एक्स्ट्रा 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 एलिगेशंस और केसेस लगाने पड़ते हैं जस्ट सो दैट योर केस बिकम्स स्ट्रॉन्ग, which I think is ridiculous. इससे आप मेल्स को भी आप ज्यादा vulnerable बना रहे हैं. You're taking away from the healthy marriage existence, and basically it should. I mean, it was not so difficult to figure. Okay, fine, she's been physically, financially independent for so long, and she hasn't got the right set of qualification because of certain reasons, and she's given her prime to this marriage. So you have to help her out if the husband is capable. So वो इतना simple नहीं था. And marital rape should become a criminal offense to me. It's a huge offense, and I think देखना obviously मुश्किल होगा. It is a difficult one to see through, but उसके तरीके निकालने पड़ेंगे and उसे criminalize करना पड़ेगा. इस पैनल डिस्कशन को खत्म करने से पहले ये तो हमने बता दिया कि एज सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए, बट जिनको आपके साथ जो करना है वो उस थॉट प्रोसेस के साथ आपके पास आएंगे ही. तो विमेन्स को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? उनको अपने आप को कैसे प्रिपेयर्ड रखना चाहिए? हमको अपने आप के लिए कैसे लड़ना चाहिए? अगर आप अपने फैंस को जाते जाते कुछ आई थिंक विमेन को ना जैसे पहले भी डिस्कशन में बात हुई थी कि फिजिकली वी आर वेरी वीक एंड दैट, बट आई डिसएग्री विद दैट. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन यही बात कह कर कि अरे भारी सामान आदमी उठा लेगा, और ये सारा कह कर ना इतना सप्रेस कर दिया गया है कि हमने ये सोच लिया है कि वी आर वेरी वीक टू फाइट बैक. बट जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें स्कूल से ही जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं, फिजिकल क्लासेस जो होती हैं, डिफेंस टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, ये सारी चीजें होती हैं, इन सबको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि, और दिस अप्लाइज टू बॉयज ऑल्सो, जो बेचारे उतने ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग नहीं दिखते हैं, उन्हें पहले ही कमजोर समझ लिया जाता है और कह कर बॉडी शेमिंग एंड एवरीथिंग जस्ट फॉलोज. सो आई थिंक उन चीजों को स्कूल्स में थोड़ा कंपलसरी बनाना चाहिए ताकि बच्चियां जो है शुरू से ही थोड़ी सी स्ट्रांग फील करें, और आपके एटीट्यूड में भी चेंज आता है और बहुत सारी चीजें होती है. तो आई थिंक दैट्स द वे टू गो फॉर. शिल्पा? या एब्सोल्युटली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव आने बहुत ज़रूरी हैं जो कि प्रैक्टिकल हों, और देयर इज़ नो अदर वे. क्योंकि देखिए, जो जनरेशन स्कूल से निकल चुकी है या काम कर रही है, वो ऑब्वियसली लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रही है. लेकिन अगर हम एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्रिएट करें जहाँ पे आपको बचपन से ही ये गाइडेंस रहे, ये अवेयरनेस रहे, क्योंकि कब तक ट्रायल एंड एरर पे चलेंगे? ट्रायल एंड एरर पे हो सकता है 50-60 साल हो जाए. तो क्यों ना हम वापस से ऐसे सिस्टम पर आए, और ऐसा सिस्टम एंशिएंट इंडिया में था, जहाँ पे हम इतने साइकोलॉजी पढ़ते थे, हम डिबेट्स करते थे, और वो ऑलरेडी एक बहुत ही फ्लरिश्ड सिस्टम था. So I think it's time to go back to that because we have been there, and I think बस हमको थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम जो है उस पे अगर हम फोर्स अभी थोड़ा सा, मतलब फाउंडेशन को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आई गेस वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ बेटर फ्यूचर. बट उसके अलावा मुझे ज्यादा ऐसा कुछ गुंजाइश दिखता नहीं है कि मैजिकली कुछ कैसे हो जाएगा. इट हैज टू बी थ्रू द एजुकेशन पॉलिसी. आई गेस हमको सबसे पहले बेसिक चीज ये समझना होगा, मतलब आई डोंट नो सब मुझसे एग्री करेंगे या नहीं, बट हमको हम कहते हैं कि औरत में दुर्गा भी होती है, ममता भी होती है, 9 लेयर्स होते हैं. तो हमको पहले अपने आप को समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कैसा जीना चाहते हैं. अगर ना फिजिकल एजुकेशन कुछ भी ना हो, अगर हमने
अपने आप के बारे में बेसिक्स जान लिए तो हम आधी जंग वैसे ही जीत सकते हैं। आई गेस मेन चीज ये होनी चाहिए। That is true, Sneha, but I think वो उस लेवल तक पहुंचने के लिए अपने आप को समझना तो सबके लिए मुश्किल है, और खासकर हम औरतों के लिए, you know. And as we were discussing through the whole course of this discussion, कि the more you keep getting self-aware, the more you keep exploring, वो बुद्धियां भी बढ़ती हैं तो जिनको आपको सुलझाना भी पड़ता है। वो तो लेकिन उस स्टेज की बात है जहां आपके पास एक लिबर्टी या प्रिविलेज है to gain that awareness. We are talking also about a place जो पहले से ही बहुत suppressed है, conditioned है, जहाँ औरतें खाली बड़े होके marriage ही के बारे में सोचती हैं, and then the cycle of life just continues and you're breeding the same kind of kids from generation to generation, you know, because that viewpoint is not really changing to that degree जितना होना चाहिए। फिर इसीलिए वो change बहुत slow है। So obviously education plays a big role. How you condition your children, male, female, both, and also at this stage also, wherever we are in our own spaces in life, हम जितनी इन बातों पे चर्चा कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को समझा सकते हैं, उनके साथ डायलॉग कर सकते हैं, whether be it friends or relatives or our maids, I think it's very important. Like I see so many of these girls who come to me and they work with me and they're smart, you know, they're intelligent, but some just don't have the aspiration, because for them just getting married by 18, 19 and 20 seems like an escape from the current life that they have. They haven't even thought about it कि हमें आगे कुछ करना चाहती हैं शायद बचपन में कभी कुछ, but वो उनके लिए बहुत ही एक far-fetched dream हो जाती है जो है नहीं। तो जितना भी हम आसपास अपने लोगों को इंस्पायर कर सके, उनके साथ बातें कर सके, उनको थोड़ा सपोर्ट दे सके, that also makes a lot of difference. I hope कि इस पैनल डिस्कशन से बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। आई गेस अगर इन बातों को कोई सुन ले तो 50 to 60% चेंज उनमें अपने आप ही आ जाएगा। So thank you for such wonderful views और हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऐसे टॉपिक्स पे बात करने के लिए और लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. ये है ABP न्यूज़। about the थप्पड़ की लेगेसी इन छोटा पर्दा, गेस व्हाट, थप्पड़ पड़ा फिर से जय सिंह को, रानी ने मारा, भाई क्या करे। इनकी हरकतें ऐसी है कि इनको अगर इनकी माता जी ने बचपन में एक दो लगा दिए होते ना तो आज ये ऐसी हरकतें करते नहीं। सॉरी टू से बट दिस इज वेरी बैड। एनीवेज, जो माँ ने नहीं किया वो रानी ने कर दिया। जोरदार तमाचा और पर्दाफाश। हमारी होने वाली पत्नी नंदिनी को थप्पड़ लगाया। जय सिंह! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जय सिंह? हमारी ही बेटी को दांव पे लगा दी। रानी ने आखिर जय सिंह का पर्दाफाश कर दिया और देखिए जरा उसका असर क्या हुआ। कैसे जय सिंह की मां ने सबके सामने जय सिंह को एक करारा चाटा जड़ दिया। अब ये चाटा तो जय सिंह को बहुत पहले ही पड़ना चाहिए था, क्योंकि बार बार ऐसी ओछी हरकतें करने का अंजाम तो भाई यही होना था। आज तो जय सिंह ने सारी हदें पार कर दी थी। अभी नंदिनी से उसकी शादी हुई नहीं कि लीजिए उसने जुए में नंदिनी को दांव पर लगा दिया। जय सिंह की तो फितरत हमें पता ही थी, ऑडियंस को भी पता ही थी, सिर्फ हमारे जो परिवार वाले हैं उनको नहीं पता थी, तो आज शायद वो खुलासा होगा। अब रानी ने फिर से कोई तरकीब लगाई है और शायद इस बार ये प्लान फेल नहीं होगा। और इस बार इनफैक्ट हेल्प करने के लिए डॉक्टर साहब खुद है उसके साथ, तो एक टीम बन गए रानी और वीर। दोनों का एक ही प्रायोरिटी था शुरू से कि ये सगाई नहीं होनी चाहिए। अब जय सिंह की ये हरकत किसी को बर्दाश्त नहीं थी, तभी तो इन मौके पर रानी माँ आई और जय सिंह का परिवार, और देखिए क्या हुआ फिर। आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमारी बेटी को जुए में दांव पे लगा दिया।
आपने सगाई की अंगूठी भी गवा दी। अब ये सगाई कभी नहीं होगी। ये सगाई पहले ही टूट जाती अगर इनकी बेवकूफ़ियाँ सामने नहीं आती। हर सगाई पहले ही टूट जाती है अगर बेवकूफियाँ नहीं, मैंने जो कहा था उस पर विश्वास कर लेते शुरू में ही। अब रानी माँ, अब तो आप कदर कर लीजिए अपनी बहू रानी की, क्योंकि उसी की वजह से आपकी बेटी आज बच गई है। आपको तो रानी का धन्यवाद करना चाहिए और साथ ही आपके बेटे वीर का भी। अब जयसिंह को तो हम जानते हैं, वो रुकने नहीं वाला, अपने आप पर काबू रहता नहीं है, तो आई एम श्योर कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर कोशिश करेगा। और रानी भी वैसी ही है, वो भी रुकने वाली नहीं है, वो कुछ कोशिश करेगा। तो अब तो इनका साथ भी है, देख लेंगे। ये झमेलों के बीच में फंसता हूँ मैं। खैर अब रानी माँ क्या करेंगी क्या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना तो हम जरूर जान गए हैं कि वीर के दिल में अब रानी जगह बना ही लेगी। फिर मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए, लाइफ में इंसान का स्टेटस ना कैसी स्थिति की है, ये बल्कि कहना चाहिए परिस्थिति के हिसाब से बदल जाता है। अब आपको वनराज याद है ना, अनुपमा वाले जब सीरियल की शुरुआत हुई थी, ही वॉज द मोस्ट सॉट आफ्टर मैन। एक तरफ उनकी पत्नी अनुपमा, दूसरी तरफ काव्या, और अब हालात ये है कि ना काव्या उनको ढंग से वेलकम कर रही है और अनुपमा तो वांट्स टू वॉश हर हैंड्स ऑफ हिम। बहरहाल इनका स्टेटस क्या है जान लीजिए। अब घर आ गए हैं तब भी मुसीबत, घर नहीं थे तब भी मुसीबत। अनुपमा, अगर मुझसे माफी मांगने के लिए मुझे बताया तो नहीं, तुम्हारे कुछ भी कहने से ना तो तुम दोनों की दी हुई चोट कम होगी और ना ही दर्द मिटेगा। इसलिए डर मन से निकाल दो कि मैं तुम्हारे वनराज को छीनना चाहती हूँ तुमसे। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ और अब मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगी। इतनी अकड़ 2000 की नोट पे अच्छी लगती है, पत्नी पे नहीं। इस घर में सिर्फ आप और आपकी बहू ही है जिन्हें पापा से प्रॉब्लम है। वो इस घर में आते हैं तो आप दोनों को प्रॉब्लम होने लगती है। ये जो तुम्हारे सो-कॉल्ड ससुर जी है ना, आज बहाने से घर में आ तो गए हैं लेकिन अब यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। वनराज जब अनुपमा के साथ नहीं था तब भी प्रॉब्लम थी और जब वो घर में लौट आया है तब भी प्रॉब्लम है। इन शॉर्ट कहें तो वनराज का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। अगर आपने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की ना हो तो वो अकेले नहीं, मैं भी उनके साथ जाऊँ। बीवी सेवा करेगी और गर्लफ्रेंड फूल लेकर आएगी। और ये जो तुम्हारे ससुर जी है ना, घर वाली और बाहर वाली दोनों के साथ जस्ट स्टॉप इट। कौन समझा इसे कि जो भी है तुम्हारा पति है। चाहे कितनी भी गारंटी ले लो अनुपमा, लेकिन अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। काव्या जो वनराज को लेकर इनसिक्योर है, उसे लगता है कि अनुपमा वनराज से उसे छीन लेगी, जबकि अनुपमा को क्या करना है वो उसमें एकदम क्लियर है। मेरे पास ही आएगा ना, ये तुम्हारे और उनके बीच की बात। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं उनके पास। अनुपमा का दिल जो टूट गया है वो दोबारा तो जुड़ेगा नहीं, ये ठीक वैसे ही जैसे ये घर टूटा है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों अनुपमा की सासू माँ को आज भी इंतजार है। उन्हें लगता है कि अनुपमा को माफ कर देना चाहिए वनराज को। बहू, वनराज ने अपने मुंह से नहीं कहा, पर लगता है कि वो अब काव्या के पास वापस नहीं जाना चाहता। तो वहीं पाखी भी अपनी माँ और भाभी को गलत समझती है। उसे भी लग रहा है कि वनराज को दोनों मिलकर घर से निकालना चाहते हैं। घर में सिर्फ आप और आपकी बहू ही है जिन्हें पापा से प्रॉब्लम है। वो इस घर में आते हैं तो आप दोनों को प्रॉब्लम होने लगती है। वो शादी वाले दिन भी आपने घर से बाहर निकाल दिया। जब वो बीमार है ऐसी हालत में, तब भी आपने घर के बाहर निकाल देना चाहते हैं। और देखिए राखी भी मौके पर चौका मार रही है। वो हमेशा अपनी बेटी को भड़काती है, सो आज भी भड़काने का काम कर रही है। उस दिन जिस काव्या को घर से धक्के मारकर निकाला गया था, आज उसका वेलकम हो रहा है। क्यों?
क्योंकि आज बात वनराज शाह की जॉब की। अब ये सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, कोई भी अनुपमा के बारे में नहीं सोच रहा है। लेकिन अनुपमा, हम जानते हैं कि आप एक समझदार घरेलू महिला हैं। आपकी सोच सबसे बड़ी है और आप जो भी फैसला लेंगी वो एकदम सही लेंगी। इतना विश्वास तो अब आपके सभी दर्शकों को आप पर भी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। वक्त आज की स्पेशल रिपोर्ट का है। इस सीरियल की कहानी के हिसाब से प्रीता की जासूसी का दूसरा दिन है। जागो की रस्म में उसने अक्षय के लिए जो जासूसी शुरू की थी वो अब भी बरकरार है। लेकिन आपको बता दें, प्रीता और करण को ये कॉस्ट्यूम पहने हुए लगभग 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन से लगातार ये इसी कपड़ों में शूट कर रहे हैं। अब क्या करें, सीरियल की कंटिन्यूटी ही कुछ ऐसी होती है कि सितारों को लगातार एक ही कॉस्ट्यूम न जाने कितने दिनों तक पहनना पड़ता है और उस पर एक कुंडली भाग्य के सीक्वेंस तो काफी लंबे लंबे होते हैं। जैसा कि आपको हम बता दें कि सृष्टि और प्रीता ने मिलकर अक्षय के खिलाफ काफी तहकीकात कर ली है। प्रीता की जासूसी लगभग पूरी ही हो गई है, तो उसने सोचा कि क्यों न अब करण और कृतिका को बता दिया जाए भाई अक्षय का सच। लेकिन फिर क्या होगा, वही होगा जो हमेशा से होता चला आ रहा है। इतनी आसानी से अक्षय का पर्दाफाश होगा नहीं। अभी प्रीता को थोड़े दिन और जासूसी करनी होगी। वहीं दूसरी ओर अब देखिए जासूसी शुरू हो गई है शर्लीन की भी, क्योंकि उसके कान में खबर जो लग गई है महेश जी के अच्छे होने की। महेश जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बहुत जल्द कोमा के बाहर आ जाएगी हम सबकी। अगर महेश जी कोमा से बाहर आ गए तब तो भाई शर्लीन और मायरा के लिए ये बहुत बुरी बात होगी। खैर अब भले ही यहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो, लेकिन हम जानते हैं महेश अभी कोमा से बाहर नहीं आने वाला है। अभी काफी दिन तक कृतिका और अक्षय की शादी का खेल ही चलेगा। उसके बाद देखेंगे नई कहानी क्या होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। अच्छा, सीरियल का नाम इमली है, लेकिन ये कहानी अब 2 बहुओं की हो गई है। एक तरफ तो ऑफ कोर्स सीरियल की प्रोटैगनिस्ट जिनके पीछे मतलब जिन पर इस सीरियल का नाम है इमली, और दूसरी तरफ मालिनी। तो इमली तो भैया लौटकर अपने मायके लौट चुकी है, लौटकर अपने मायके लौट चुकी नहीं है, मतलब बेसिकली यू गेट द पॉइंट ना, मायके आ गई है। और दूसरी तरफ है हमारी मालिनी जो शादी के बाद पहली रसोई बनाने जा रही। कितनी टेंशन है भैया लाइफ में, उफ, आई जस्ट कांट हैंडल इट।
बाप रे बाप, जरा देखिए इन सभी महिलाओं को। ऐसा लग रहा है जैसे आज किचन में मानो बहुत सारे पकवान बनने वाले हैं। ये चावल इस पतीले में डाल दो, लेकिन संभाल के इसको ढक्कन खोलो, इससे भाप बहुत तेज निकलती है। इस छोटे से प्लेटफॉर्म की क्या हालत हो रही होगी, जिसके आसपास हर कोने पर बस ये घर की औरतें खड़ी हैं। अब आज मालिनी की पहली रसोई है जिसके लिए उसे किचन में आना था। अब भी बड़े घर की बेटी है मालिनी, उसने कहाँ ये चूल्हा चौका किया है कभी। इसीलिए तो सासू माँ, बड़ी मम्मी, भाभी और ननद सभी आ गई हैं यहाँ पर मदद करने के लिए। हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन पीछे पीछे मालिनी की माँ चली आई। अब भी इनके बारे में तो क्या कहें, जब से मालिनी की शादी हुई है इनके पैर अपने घर में टिकते ही नहीं। जब देखो जब आ जाती हैं बेटी की ससुराल में और आते ही अपने कड़वे बोल शुरू कर देती हैं। हमारे घर में पहली रस्म की रस्म मेरी बेटी का पेट चल सकता है। लेकिन मालिनी समझदार है, उसने सिचुएशन को संभाला है ठीक वैसे ही जैसे गांव में घर पहुंचकर इमली पगडंडिया पहुंच गई है और इमली को देख पूरा गांव खुश हो गया है। लेकिन फिर वही सवाल कि अरे इमली, बाबूजी कहाँ हैं? ये बता, तू कैसन है? बाबू साहब कैसन है? वो आई है ना? वो कहाँ है? बाबू साहब भी आए हैं? वो कहाँ छोड़ आई? अब इमली की ये दुविधा कि हर पल अपने घर वालों से झूठ कैसे बोलेगी। आज नहीं कल तो सबको पता चल ही जाएगा कि अब इमली हमेशा के लिए आ गई है पगडंडिया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। थप्पड़ मतलब ऐसे बोला नहीं जाता, बट यू गेट द पॉइंट ना। जब थप्पड़ पड़ता है वो चाटा ठपैक करके जो इम्पैक्ट आता है। और एक टाइम था कि जब थप्पड़ पड़ता था ना वो 3 बार पड़ता था, मतलब ठपैक ठपैक ठपैक। हाय, खाने वाले के गाल के बारे में कभी सोचा है आपके रीप्ले के चक्कर में क्या हाल होता था, वो इम्पैक्ट दिखाने के चक्कर में। बहरहाल थप्पड़ की बौछार हो रही है एक बार फिर से। वो क्या है, सीरियल्स का ट्रेडमार्क है, थप्पड़ ना हो तो मजा आता नहीं। कौन से सीरियल में? गुम है किसी के प्यार में। जी हाँ, यहाँ थप्पड़ों की बौछार है। क्योंकि तू जानता था कि वो पहले भी धोखा खा चुकी है। इसने मुझे बेवकूफ बना के ना सिर्फ मेरे पैसे हैं बल्कि मेरा बिल तोड़ा है तूने। घर वालों की डांट फटकार सुनने के बाद सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी ये साफ हो गया। तूने शिवानी बुआ को झूठे जाल में फंसाया क्योंकि तू जानता था कि वो पहले भी धोखा खा चुकी है, इसीलिए तूने उन्हें झूठे प्यार का सपना दिखाया ताकि तू अपने महंगे शौक पूरा कर। तूने कितनी मासूम लड़कियों के साथ की होगी। शिवानी को जो लड़का धोखा दे रहा था उसकी करतूत पूरे घर वालों के सामने आ गई। रो रो के ये मुझे बोलता था, शिवानी मैं ट्रेनों में कैसे जाऊं, बसों में कैसे जाऊं, प्लीज मुझे एक गाड़ी दिलवा दो। इसलिए गाड़ी दिलवाई थी तुझे क्योंकि मुझे लगता था तू मुझसे प्यार करता है। अब
अक्षय ने शिवानी के दिल से नहीं बल्कि पूरे चौहान परिवार के साथ खेला है तो उसकी तो ऐसी ही हालत होनी थी। और ऊपर से जब घर में हो पुलिस वाला एक अफसर तो भला वो कैसे किसी को बख्श सकता है। देखिए विराट साहब को जो आए हैं यहाँ पर गुनहगार को पकड़ने के लिए। किसी तरीके से ट्रैप किया है उस इंसान को जिसने उन्हें फंसाया था और प्रूव किया है भवानी जी, निनाद जी और ओमकार जी, सोनाली जी सबके सामने, हर उस परिवार के उस व्यक्ति के सामने जिन पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। अब सई ने जो काम किया उससे वो घर वालों का दिल तो नहीं जीत पाएगी लेकिन हाँ विराट का दिल ज़रूर जीतेगी, क्योंकि घर में इतनी हिम्मत किसी की नहीं थी जो हिम्मत सई ने दिखाई। तुझे जो तू कर रही है वो सही कर रही है, लेकिन जिस तरह से कर रही है वो गलत कर रही है और तुझे ये पहली बात करने की ज़रूरत ही नहीं थी। दिस इज माई जॉब एंड आई टोल्ड यू आई विल डू इट बट यू स्टिल टुक इट इन योर हैंड्स। सो यस, कहीं ना कहीं आई एम प्राउड ऑफ इट, बट वो समझाना बहुत ज़रूरी है उसको कि ये तरीका सही नहीं है। अब इतना सब करने के बाद हमें तो ये देखने का इंतज़ार होगा कि काकू सई के लिए अब क्या कहेगी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जबान खानदान की इज्जत इस तरह घर के बाहर उछाली जाएगी और दुनिया देखकर हम पर हंसेगी। और पाखी जो चाहती है किसी न किसी तरीके से इस सई को डांट पड़े, वो अब क्या करेगी। वो पाखी को नहीं पसंद है कि अपने घर की बात बाहर वालों के सामने जाए, जो भी है घर के अंदर ही कर लो, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन्ड है ये। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़। देखिए, भले ही वक्त के साथ हमारे समाज में कुछ बदलाव आया हो, लेकिन सही मायने में अगर भारतीय संस्कृति को देखा जाए ना तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं को उच्च दर्जा हमेशा से ही दिया गया है। शायद यही वजह है कि हमेशा सिया राम राधे श्याम कहा जाता है, महिला का नाम पुरुष से पहले लिया जाता है। लेकिन अब कहानी कुछ ऐसी हो गई है कि रेणुका और मुकुंद, जी हाँ, घर का बंटवारा हो चुका है और अब जब नेम प्लेट बनी है तो रेणुका का नाम मुकुंद से पहले है, लेकिन बुआ को हो रही है इस बात पर तकलीफ। चलन तो यही चलता आ रहा है। श्री राम से पहले सीता जी का नाम लिया जाता है, श्री कृष्णा से पहले राधा का नाम लिया जाता है। तो भाई जो प्रथा हमारे पुराणों से चली आ रही है उसे कैसे कोई अब बदल सकता है। ये तिवारी सदन का बंटवारा हो गया है, ये तो भला कहाँ किससे छिपा है। तो जब घर का बंटवारा हुआ है तो अब घर में रेणुका और मुकुंद ये दोनों रहते हैं, तो उस हिसाब से घर के दरवाजे पर नाम दोनों का होना चाहिए। लेकिन जीजी को ऐतराज है क्योंकि पहले रेणुका का नाम क्यों लिखा गया है, ये जीजी कह रही है। अगर कोई नाम लिखवा रहा है या कोई भी है तो बाहर तो एज सच हमारे शास्त्रों में भी भाई लिखा गया है सीताराम, तो पहले सीता जी का नाम लिया जाता है राम से पहले, या राधा कृष्ण तो उसमें राधा का पहले नाम लिया जाता है। तो अब वैसे ही मेरे ख्याल से बोर्ड लगाया है। घर आधा आधा डिवाइड हो गया है अभी। एक बड़ा ही कमाल का ट्विस्ट है हमारे शो में कि जहाँ पर रेणुका बोलती है कि अगर पेपर के ऊपर मेरा आधा नाम है तो मेरा घर भी आधा आधा कर दो। अब जीजी घर में है तो भाई मुसीबतों का पहाड़ कहाँ रुकने वाला है, क्योंकि वो तो चाहती हैं किसी न किसी मुद्दे को लेकर राय का पहाड़ बनाना। सो उन्होंने अब ये मुद्दा पकड़ लिया है। जो बुआ है, वो जो जीजी है, वो ले जाना चाहती है मुझे कि भाई चलो अपने मथुरा चलो, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है अभी आगरा में, दुकान भी नहीं
बची, कामकाज भी नहीं बचा, तो चलो मथुरा चलते हैं, यहाँ की यादें भी छूट जाएंगी। अब रेणुका और नव्या मिलके उसे कैसे रोकते हैं। अब मुकुंद तिवारी की बातों से तो लगता है कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रेणुका का नाम पहले आने से, लेकिन जिसे प्रॉब्लम है उसका क्या। अब नव्या, तुम्हारे पास ही कुछ उपाय है तो जरूर बताइएगा। फिलहाल खीर खाकर जीजी को बेहोश किसने करवाया? हमें तो लग रहा है कि ये किसी और की नहीं बल्कि नव्या की ही साजिश है। खैर, बुरे लोगों को सबक तो मिलना ही चाहिए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। भैया ये डायलॉग जो है इतनी बार रन और रीरन हो चुका है कि पूछे ही नहीं, लेकिन इस एक चुटकी सिंदूर की कीमत जो है ना वो प्राइसलेस हो चुकी है। यही तो वजह है कि जब देव ने दुर्गा की मांग में ये एक चुटकी सिंदूर भरा तो वो भी पहुंच गई अपने ससुराल अपना हक मांगने। चुटकी सिंदूर की कीमत बॉलीवुड से जो चली आ रही है, सो टीवी पर हर सीरियल में कहीं न कहीं एक चुटकी सिंदूर की कहानी जरूर दिखाई जाती है। दुर्गा की मांग में ये सिंदूर किसी और ने नहीं बल्कि देव ने ही भरा है, लेकिन अब सनी आ पहुंचा है सबके सामने ये कहने के लिए कि दुर्गा मेरी पत्नी है। अब दुर्गा और देव दोनों जानते हैं कि सनी झूठ बोल रहा है, तभी तो सनी को आजमाने के लिए दुर्गा ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो आओ मेरी मांग भर दो। अगर तुझे ये लगता है कि मैं तेरी बीवी हूँ तो फिर तू सबके साथ अभी मेरी मांग। अब दुर्गा को क्या पता था कि सन्नी सच में उसकी मांग भरने जाएगा। अब देव के रहते ऐसा होगा तो नहीं। ये वही देव है जो हमेशा चुपचाप रहता है, दामिनी के कहर से परेशान रहता है। आज उसने इस सबके सामने सन्नी से पंगा लेना चाहा। मेरी पत्नी है नहीं। ओए बीच में आया ना तो लगाऊंगा। देव को मारोगे तुम? हाथ उठा। अगर तेरे हाथ ना तोड़ती है ना तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। देव सोचता अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब मांग में सिंदूर मैंने भरा है बट यहाँ पे कोई दूसरा उसकी मांग में सिंदूर भर रहा है, तो वो उसका एक बिल्डअप चल रहा है देव का कि अब वो क्या कर सकता है, वो कैसे रोकेगा, रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। वो सीन हम यहाँ भी कर रहे हैं और आगे यही ट्रैक अभी आपको देखने को मिलेगा। खैर, अब देव और दुर्गा की शादी हो चुकी है। जिस हिसाब से दुर्गा आ गई है अपने ससुराल में ये दावा करने के लिए कि मैं अब इस घर की बहू हूँ, लेकिन दामिनी के रहते ऐसा होगा क्या, वो तो मानेगी ही नहीं। और उसने किया भी ऐसे ही। देखिए कैसे दुर्गा को यहाँ से रफू चक्कर करवा दिया। दुर्गा की एंट्री हो गई है अनेजा हाउस में फाइनली देव से मिलने के बाद। एंड दुर्गा आई है और दामिनी तो आप सब जानते ही हैं कि वो मुझे अंदर नहीं आने देगी, इतने सारे जुल्म करेगी। और तो अब यही देखना होगा कि कैसे दुर्गा ये प्रूफ कर पाती है कि दुर्गा देव की पत्नी है और वो कैसे इस अनेजा हाउस में अपनी जगह बनाती है। दुर्गा को उम्मीद थी देव से कि वो कुछ कहेगा, लेकिन भाई दामिनी के सामने कोई कहता थोड़ी है कुछ भी। अब देखना आगे क्या होता है इस घर में, कैसे दुर्गा एंट्री लेती है। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज।